यहाँ पर स्टार्टिंग में मेडिकल सेंटर का सीन होता है। जो ये गाड़ी लेकर जा रहा है यह एक डॉक्टर है। दोस्तों, हमारे चौथे एपिसोड का नाम है आउटसाइडर और यहाँ पर बाहर के लोग अलाउ नहीं है। यहाँ पर एक डॉक्टर कुछ काम कर रही होती है। वह कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद है ना? वह कहती है कि हाँ। फिर कहता है कि ताबूत में कोई खराबी है क्या? कहती है कि ओ, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। कहता है कि क्या ये लास्ट है? वह कहती है कि हाँ, ये लास्ट है। कहता है कि चलो हम उसे तैयार करते हैं और मुर्दा घर में रख देते हैं। उसकी दफन के तारीख तक हमारे पास एक अलग ताबूत होगा। वह कहती है कि सर, ये मैं काम पूरा कर लूँगी। जब वह उसे मुर्दा घर में रखने की तैयारी कर रही होती है तो अचानक से वह सांस लेता है। फिर वह काफ़ी डर जाती है। कहती है कि सर, वह अभी मरा नहीं है, लाश ने आवाज़ की थी। डॉक्टर कहता है चिल्लाओ मत, वह तुम्हारी आवाज़ सुन लेगी। कहता है कि वह मर चुकी है पर वह लाश नहीं है, मरे हुए अभी भी लोग हैं। उसे फिर से वह आवाज़ आती है। डॉक्टर कहता है कि ये तो बस जमी हुई गैसों की आवाज़ है, तुम थोड़ी ताज़ा हवा लो। कहती है कि सॉरी, मैं इसे पूरा कर लूँगी। कहता है कि जाओ आराम करो, हम इसे बाद में पूरा कर लेंगे। एक बार तुम इनसे भी माफ़ी मांग लो। वह कहती है ठीक है सर। कहती है कि मेरे से व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पर ये लोग इसे मुर्दा घर में रखने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग उसके पैर और ये सब बांध देते हैं। वे दोनों साथ मिलकर उसे पूरी तरह बांध देते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब तो ये सब हो गया है, क्या तुम उसके परिवार को संपर्क कर सकती हो? वह कहती है कि ठीक है सर। यहाँ पर जब वह अपने नाखून काट रहा होता है उसी वक्त कोई बोलता है। वो लाश कहती है कि क्या मैं मर गया हूँ? डॉक्टर कहता है कि हाँ। वह कहता है कि मैं मर नहीं सकता, प्लीज़ आप ऐसा कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि ये तो बस तुम्हारा अफसोस है, तुम्हें अभी शांति से आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह कहता है कि मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है मैं बहुत से लोग देखते रहता हूँ जो कि आपकी तरह ही करते हैं, वे भी अपनी खोई हुई चीज़ का शौक मना रहे हैं, यानी कि दुखी हो रहे हैं। फिर वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मर चुके हो। कुछ लोगों के लिए इसमें काफ़ी समय लगता है। वह कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि हम सभी डरते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आपको शांति मिलेगी। फिर आवाज़ आती है कि अब मेरा क्या होगा? कहता है खैर, तुम एक बेहतर जगह पर जा रहे हो। फिर कहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहता है कि ये दुनिया है, अंत में सबको जाना ही होगा और सबको आगे बढ़ना होगा। वे डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज़ तुम रेस्ट करो, सब कुछ पूरा हो जाएगा तो हम आपके पास वापस आएंगे। वो कहता है कि यह तो बहुत ही अंधेरा है। डॉक्टर कहता है कि बहुत ही जल्द तुम एक उज्जवल दुनिया में होंगे। फिर कहता है कि क्या मैं अकेला हूँ? डॉक्टर कहता है कि हाँ, प्लीज़ तुम रेस्ट करो, तुम्हें आगे जाके बहुत ही अच्छी दुनिया मिलेगी, समझ रहे हो ना, जहाँ पर आपको अच्छा महसूस होगा। आवाज़ आती है कि क्या मैं यह जगह भूल जाऊँगा और सब कुछ? लाश को उसमें रखने के बाद रोने की आवाज़ आ रही होती है। जिसकी लाश होती है उसका नाम होता है जंगी हुई और उसका जन्म 1966 में हुआ होता है। महीना है 28 जनवरी, पर वह लड़की होती है। मैंने गलती से उसको लड़का कह दिया था और थीम में फर्क था और कुछ नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ड्रामा की तरफ। यहाँ पर कार से उतरने के बाद योंग जी अपने घर जा रही होती है। यहाँ पर उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा था। जब वह पीछे देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता है। यहाँ पर जब वह लिफ्ट में चढ़ जाती है फिर उसके पीछे भी कोई लिफ्ट में चढ़ता है। फिर यहाँ पर लिफ्ट खुलती है। यहाँ पर वह आदमी भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर यंग जी कहती है कि आप कौन से फ्लोर पे जा रहे हो? वो कहता है कि 8वें फ्लोर पे। जिस फ्लोर पे यंग जी जा रही होती है उसे वहाँ पर ही जाना होता है। यंग जी कहती है तुम्हें 8वें फ्लोर पे क्यों जाना है? रात में वहाँ पर विजिटर्स को जाने की अनुमति नहीं है, बस वहाँ पर एक ही चीज़ है, इंटेंसिव केयर। मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ। कहता है कि क्या आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं? गंभीर रूप से घायल पेशेंट। क्या आपको लगता है कि वे लोग जाग जाएंगे? यंग जी कहते मुझे यकीन नहीं है कि वो लोग ऐसा करेंगे। आखिरकार वे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिर कहती है कि यह सब उनकी जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर वो रोने लगता है। इतने समय के बाद 2nd फ्लोर आता है। फिर यहाँ पर 3रा फ्लोर आता है। अब उस आदमी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर यहाँ पे यंग जी नीचे देखती है। फिर सोचती है ये पानी कहाँ से आया? जब यंग जी देखती है अंकल के शरीर से पानी आ रहा होता है। यंग जी कहते तुम ठीक हो? तुम्हें क्या कर रहे हो? उसके शरीर से काफी पानी आ रहा होता है। वहाँ पर पानी काफी भर जाता है। लाइट बंद चालू हो रही होती है। पानी इतना भर गया अभी तक 8वां फ्लोर नहीं आया। अभी तक लिफ्ट 6ठे फ्लोर पे ही है। फिर यहाँ पर यंग जी पानी में डूब जाती है क्योंकि पानी काफी ज्यादा भर गया था। पूरी लिफ्ट पानी से भर गई थी। अभी लिफ्ट 7वें फ्लोर पे पहुंची है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर यहाँ पर सही सलामत वो 8वें फ्लोर पे पहुंच जाती है। जैसा वह देख रही थी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुमने देखा? लगभग उसकी उम्र 30 वर्ष है। छोटे काले बाल वाला आदमी, वह एकदम सादा दिखता है। वार्निंग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा।
वो कहता है कि मुझे पता है, मेरे ऐसे बोलने पर मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर किसी तरह छुप सकता है, पर उस स्ट्रेंज व्यक्ति में एक अजीब बात है, अगर उसे तेज रोशनी में रखोगे तो उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगेगी। आप यहाँ पर ध्यान से डिटेक्टिव की आंखें देखो। क्या लगता है आपको, ये इंसान है या ये भी उन्हीं स्ट्रेंज की तरह है? क्या ये सभी स्ट्रेंजर है? तो क्या वो यहाँ पर नहीं था? वार्निंग कहता है कि नहीं। कहता है वो क्या है जो कि तुम्हें यहाँ पर ले आया है? वो कहता है कि क्योंकि इन लाइटों की वजह से ध्यान जाता है। वार्निंग कहता है नहीं, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि वह स्कूटर चला रहा था और बस और भी हो रहा था, इसलिए मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया और मुझे ये स्थान मिला। तुमने यहाँ पर स्कूटर आते हुए नहीं सुना? वार्निंग कहता नहीं, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ डिटेक्टिव कहते हैं कि गुड बाय। वार्निंग कहता तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते, बहुत ही बारिश हो रही है। वह कहता है कि नहीं चलेगा, मेरे पास कोई छाता भी नहीं है। वार्निंग कहता इस समय यही खुली जगह है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आपके पास आ सकता है। यहाँ पर नए पेशेंट भी आने वाले होते हैं और जगह भी बहुत ही कम होती है, बस इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। युंजू अपने आप से कह रहे होते यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त रास्ते में अचानक जियंग आ जाती है। यहाँ पर जियंग कहती है कि तुमने मुझे पहले भी देखा है ना? युंजू कहते हैं कि हाँ, जब उसने उसे एक दिन गुड मॉर्निंग कहा था। यस, यू आर माई नेक्स्ट डोर नेबर। यहाँ पर जियंग कहती है कि तुम लाइट्स लेने जा रही हो ना? युंजू कहती है कि हाँ, और कहती है कि तुम कल नहीं गई थी। युंजू कहती है कि नहीं। जियंग कहती तुम इसे अक्सर खरीदती हो। युंजू कहती है मैं बस अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। जियंग कहती है फिर तुम अच्छे से वापस आ जाना। फिर युंजू वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पेशेंट कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे शराब पीना छोड़ना होगा। यहाँ पर युंजू कहती है कि तुम अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हो। पेशेंट कहता है हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी। युंजू कहती है कोई बात नहीं, शराब की लत से लिवर भी फेल हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम होश में आते जाते रहते थे और बकवास करते रहते थे और तुम्हें भ्रम भी हो रहा था। ऐसा लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा हो। तुम सोते सोते पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है? तुम कहते थे कि तुम मुझे हर्ट मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। उस वक्त वहाँ पर एक स्ट्रेंजर था और कहती है कि तुम कभी नहीं जान सकते वह कौन हो सकता है। और कहती है जो गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, शराबियों को कभी कभी प्रलाप हो सकता है। वे लोग ठीक से सोच नहीं पाते हैं, अपनी कल्पना शक्ति मेमोरी खो देते हैं। वे लोगों को या जगहों को नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, इन सबसे दुख होता है उन्हें। आईसीयू वो आखिरी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा होती है और कई लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। वे हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग जिंदा निकल जाते हैं। यहाँ पर यंग जी जब लाइट बंद करती है, उस पेशेंट को डर लग रहा होता है। जब पेशेंट का रात में सोने का समय होता है, यंग जी वो वाली लाइट चालू करती है और वह कह रहा होता है मुझे डर लग रहा है। फिर यंग जी उसके पास बैठती है, कहती है कि मैंने भी उसे देखा था, जिस पर्सन को तुमने देखा था। यंग जी अपने सर का चोट दिखाकर कहती है कि मेरा भी बचपन में एक्सीडेंट हुआ था और मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था। मामला बहुत ही गंभीर था, सर पर बहुत ही चोट लगी थी और मैं बेहोश थी और मैं ना जीवित थी और मैं ना ही मरी थी। मुझे भी प्रलाप का अनुभव होता था, जैसे कि आपको होता है सोते समय। मैं तो बाल बाल बच गई और जब मैं उठी तो मुझे सब करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और तब से कभी कभी मैं किसी न किसी से मिलती रहती हूँ। वो कहता है आप बुरा तो नहीं मानेंगे यदि अगर तुम मुझे बताओगी तुम किसे देखते हो? कहती है कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि वह इंसान है या नहीं। यहाँ पर वह सबके बारे में बताती है कि उसने किस किस को देखा। वो सब कुछ समझाती है और कहती है कि इंसान है या नहीं वो सब कोई भी नहीं पता मुझे। ऐसा समझ में आता है कि ये लोग भूत है, ये लोग जिंदा भी नहीं है और मरे भी नहीं है। उसने एक और स्ट्रेंजर को देखा था जो कि मुर्दा घर ढूंढने आया था। यंग जी कहती है कि मैं पेशेंट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती हूँ। यहाँ पर यंजू जब घर जा रही होती है, उसे कोई बुलाता है। वो कहता है कि क्या तुमने कोई कुत्ता देखा है? कहता है कि मैं कुत्तों की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ वह साला बस बार बार भौंकता रहता है। मैं इस तरह जी नहीं सकता। फिर यंजू को वार्निंग की बात आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े अजीब होते हैं। ये जानने के लिए तुम्हें बारीकी से देखना होगा। वह कुत्ते को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर यंजू को काफी डर लग रहा होता है। फिर यहाँ पर यंजू की टॉर्च चालू हो जाती है। यंजू कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। कहता है क्या तुम सुन सकते हो? यंजू कहती है कि नहीं। उसे वार्निंग की बात आ जाती है कि तुम्हें उसे बहुत बारीकी से देखना होगा। यहाँ पर यंजू उसके ऊपर लाइट करती है। यहाँ पर यंजू उससे कहती है कि सर मेरी मॉम वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। वो कहता है जाओ जाओ घर जाओ। फिर वह घर जाती है। उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो फटाफट लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है। वह देखती है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि अभी वे नॉर्मल है। तभी कहते हैं कि सच कहूँ तो ये चमत्कार ही है, ये अभी भी जिंदा है। वो पहले भी बहुत बार मौत के कगार पहुंच चुका है। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो ये सभी स्ट्रेंजर्स है जिसको जियंग ने मारा था और ये डिटेक्टिव सभी एक तरह से स्ट्रेंजर है।
एक हिसाब से ये अभी तक मरे नहीं है, ये बस इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पर शियोन अभी तक वहीं पर होती है, घर से बाहर नहीं निकल पाई होती है। यहाँ पर जियोंग अभी भी वहाँ पर ही होता है, चिल्लाता है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। जो यहाँ पर अजीब बन के घूम रहे हैं वो यहाँ पर सभी भरती है। जियोंग भी यहाँ पर भरती है और शियोन भी वहाँ पर ही होती है, और जिसे कुत्ते परेशान कर रहे थे वो भी वहाँ पर ही लेटा होता है। यहाँ पर ह्यूनमिन भी वहाँ पर ही होता है, जो कि अस्पताल में भर्ती होता है। उसकी जीने की इच्छा पर ही वह जिंदा रह पाएगा। डिटेक्टिव भी वहाँ पर ही होते हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये सब देखकर आप कंफ्यूज्ड होंगे, ये सब क्या है? इसके लिए आपको आगे के एपिसोड भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें जियोंग नहीं दिखाई दी, और वह लंबी हाइट वाली औरत वो भी नहीं। उनके बारे में भी कोई रहस्य है। यहाँ पर युंजू भी डरते हुए अपने घर पहुंच जाती है। युंजू कहती है मम्मी बहुत ही अजीब हुआ, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? क्या तुम मेरे देर से आने की वजह से नाराज हो? लाइट बल्ब को फिर से क्या हुआ? और कहती है माँ मैं जानबूझकर नहीं भूली, और माँ पूरे समय बारिश हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारे अजीब लोग घूम रहे थे, और लाइट की दुकान के मालिक ने मुझे कहा कि तुम चले जाओ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं उसे खरीद नहीं पाई। माँ तुम ठीक हो ना? प्लीज़ माँ मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, मैं लाइट कल खरीद लूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मान भी जाओ ना। उसकी माँ कहती है ठीक है, गले मिलकर माँ से कहती है गुस्सा मत करना। युंजू अपने माँ से बहुत प्यार करती है। युंजू कहती है तुम बहुत शांत हो, और कहती है आपकी खुशबू बहुत अच्छी है माँ, क्या आपको मालूम है? जैसे कि कोई फूलों की खुशबू हो। वास्तविकता से देखा जाए तो उसकी माँ मर चुकी होती है। ये स्टोरी थोड़ी दिमाग से परे जा रही है। इसमें लास्ट सीन आंखों का सीन आता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों एक साथ थे? इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। दरवाजे के बाहर जियोंग ये सब देख रही थी। ये कहानी हमें सोचने में मजबूर करेगी कि आगे क्या होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात मानोगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करोगे।